ईरान के अंदर एक बड़े क्रैकडाउन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक बताया यह जा रहा है कि ईरान के साबिक सदर हसन रूहानी, ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ और ईरान की एक मशहूर और मारूफ कारोबारी शख्सियत की गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ खबरें फैलाई जा रही हैं या बातें की जा रही हैं। ये तीनों शख्सियात क्या कर रही थीं और क्या इन्हें वाक़ई गिरफ्तार किया गया है, ये तमाम चीज़ों से मुतल्लिक़ आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, आज तारीख़ है 16 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे कहने को तो ईरान की जो पहचान है वो एक इस्लामी मुल्क के तौर पर है और यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो मसलक है वो मकतब तशय्युअ का है। हालांकि एक मकतब अहले सुन्नत की जो तादाद है वो भी एक माकूल यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ईरान की पहचान है वो शिया और सुन्नी मसालिक के हवाले से होती हो। लेकिन ईरान की जो एक नुमाया पहचान है, ईरान की अगर आप सोसाइटी को पढ़ते हैं तो दो तरह से या दो तबक़ात हैं जो नुमाया हैं। एक वो हैं जो मजहबी अफराद हैं या मज़हब से वाबस्ता अफराद हैं, एक वो है जो गैर मजहबी हैं जिन्हें आप मुल्हिदीन कहते हैं, जिन्हें आप लिबरल्स कहते हैं। और इसके अंदर हमने चूँकि सबसे पहले बात करनी है जो मज़हब से बेजार अफराद हैं, ये गैर मजहबी अफराद हैं, ये ईरान की सोसाइटी के अंदर कैसा इम्पैक्ट डालते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने इसलिए रखनी है क्योंकि इस दौरान जो ईरान के अंदर की सूरत हाल आपके सामने बनी, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, इंडियन साइड के ऊपर बात करें तो बहुत सी बातें ईरान से मुतल्लिक कही कि ये निज़ाम आज है तो कुछ ही घंटों का मेहमान है, और ऐसे ऐसे तज्ज़िये और तबसरे किए गए जो हमने ज़रूरी समझा कि ईरान की जो एक डेमोग्राफी है, एक सोसाइटी कैसे ईरान की ऑपरेट होती है, इन तमाम की जो तफसीलात है आसान और सादा अल्फाज में आपके सामने रखी जा सके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मज़हब से बेजार अफराद या गैर मजहबी अफराद की। ये जो तबका ईरान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर पाया जाता है, इनकी जो नुमाया तादाद जिन शहरों के अंदर आबाद है वो तेहरान है, वो इस्फ़हान है, वो शिराज़ है और मशहद के अंदर भी इनकी तादाद पाई जाती है। जबकि जो मज़हब से वाबस्ता या मज़हब से मोहब्बत रखने वाले जो अफराद हैं वो ईरान के दीगर शहरों के अंदर या देहाती इलाकों के अंदर उनकी एक बड़ी तादाद है, और निज़ाम से वाबस्ता या निज़ाम से वफादारी ज़ाहिर करने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद गो के सबसे ज़्यादा ईरान के अंदर इस वक्त पाई जाती है। अब ये जो अफराद हैं, सवाल ये उठता है जब आप ईरान के जो सोशल साइंसेस से मुतालिक जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं जो ईरान की सोसाइटी के ऊपर लिखते रहते हैं और जिनका ताल्लुक़ खुद भी ईरान से है, जब आप उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ईरान के इन नुमाया शहरों के अंदर वो अफराद बड़ी तादाद के अंदर पाए जाते हैं जो मज़हब से बेजार हैं, ये गैर मजहबी अफराद हैं। हालांकि ईरान की जो शनाख्त है वो इस्लामी लिहाज से है, तो वो ख़ुद उनके लिए भी एक हैरान कुन ये उनसर ये फैक्टर रहता है, और उसकी वजह वो ये करार देते हैं कि चूँकि ईरान के अंदर या ईरान के इन बड़े शहरों के अंदर जो अफराद आबाद हैं, इनके ज़्यादातर जो आबाओ अजदाद हैं बड़ी तादाद के अंदर ये बैरून मुल्क ही रहे हैं, और वो जो एक फ़ैक्टर है कि वहाँ पर रहे, मगरबी सकाफ़त के करीब रहे या दीगर ममालिक के रहे, तो उसकी वजह से ये जो लिबरल्स वाला फैक्टर्स है या मुल्हिदीन वाला फैक्टर्स है ये वहाँ से ईरान के अंदर भी आ गया, और यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर ये जो अफराद हैं इनके भी जो नज़रियात और अफकार हैं ये उनके साथ हम आहंग हो गए हैं। अब आ जाइए जो मजहबी अफराद हैं, मजहबी अफराद के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो तीन तरह के तबक़ात पाए जाते हैं, यानी मजहबी अफराद जो हैं वो भी तीन हिस्सों के अंदर तकसीम आपको नज़र आते हैं। पहला वो हिस्सा है जो खालिसतन इस निज़ाम का हामी है और जिस शक्ल के अंदर ये निज़ाम मौजूद है उसकी वो हिमायत और तायद करता है। दूसरा वो तबका है जो ये कहता है कि ठीक है, जो एक सदर की हद तक का जो निज़ाम है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली ख़ामनेई के फ़ैसलों से, सियासी फ़ैसलों से वो इख्तलाफ रखता है और वो इसके खदोखाल के ऊपर भी बात करता है। तीसरा वो मजहबी तबका है जो ये कहता है कि ये जो मौजूदा ईरान का निज़ाम है ये होना ही नहीं चाहिए। वो सिरे से जिसे आप कह लें कि ईरान के अंदर जो निज़ाम है विलायत फ़क़ीह का, वो उससे बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं, लेकिन कहने को वो भी एक मजहबी तबका ही शुमार होता है। अब ये तीन किस्म के तबक़ात आपको मज़हब से मुतल्लिक भी ईरान के अंदर मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर इन तीनों तबक़ात के अंदर जो मजहबी तबक़ात है इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा और नुमाया जो किरदार है या तादाद है वो पहले ही तबक़े की है जो इस निज़ाम का हामी है। अब जो निज़ाम का हामी जो तबका है जिसकी तादाद ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो भी आपको दो हिस्सों के अंदर तकसीम नज़र आता है। एक को आप कहते हैं क़दावत पसंद, एक को आप कहते हैं इस्लाह पसंद। ये दो इस्तिलाहें इनसे मुतल्लिक जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। जो क़दामत पसंद है उनकी नुमाइंदगी कौन सी शख्सियात करती हैं? हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर जो शहीद होने वाले सदर इब्राहिम रईसी ईरान के, वो एक नुमाया शख्सियत थी। फिर उसके बाद बात करें मौजूदा अली लारिजानी की, और जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालीबाफ, ये वो शख्सियात हैं जो क़दामत पसंद कहलाते हैं, और ये कहते हैं, इनका ये नज़रिया है कि ईरान के जो मौजूदा जो निज़ाम है जिस भी शक्ल में मौजूद है ये बिल्कुल ठीक है, और सुप्रीम लीडर के पास इसी तरह के लामहदूद किस्म के इख्तियारात होने चाहिए, और इन्हीं इख्तियारात की वजह से हम जो मगरबी या आलमी ताकतें हैं हम उनको टफ़ टाइम भी दे सकते हैं और उनको चैलेंज भी हम दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ है, ये क़दामत पसंद जो शख्सियात हैं ये उनका नज़रिया है।
दूसरे वो हैं जो इस्लाह पसंद है, वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मगरबी दुनिया के साथ, हमें अमेरिका के साथ, हमें दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, उनके साथ मिसाली ताल्लुकात हों, ताकि हमारे पर जो लगने वाली पाबंदियाँ हैं वो पाबंदियाँ जो है वो ख़त्म होएँ और हम दुनिया के साथ जाकर कनेक्ट हो जाएँ। अब ये जो इस्लाह पसंद हैं, इनकी क़यादत कौन करता है? इनकी क़यादत ईरान के मौजूदा सदर मसूद पेज़ेश्कियान करते हैं, जवाद ज़रीफ़ करते हैं, हसन रूहानी करते हैं। ये तीन वो नुमाया शख्सियात हैं जो ईरान के अंदर इस्लाह पसंद जो तबका है ये कहलाते हैं। अब मैं आपको दोबारा जो है ईरान के अंदर होने वाले जो एहतजाज है उनकी तरफ लेकर जाऊंगा। बेसिकली अब आपको ये एक मैंने जो तबकात की तकसीम है उससे मुतालिक आपको मैंने बता दिया। अब आज ये दोबारा ईरान के अंदर जो होने वाले जो एहतजाज हैं उनके अंदर मैं दोबारा आपको इसलिए लेकर आऊँगा कि कहने को ईरान के अंदर ये बात से पाकिस्तान की मीडिया की हद तक भी बातें की गई कि ईरान के अंदर जो एहतजाज है इसकी जो बुनियादी वजह है वो महंगाई है। अब चूंकि महंगाई फैक्टर थी, इससे इनकार नहीं था, लोग बाहर निकले और लोगों के बाहर निकलने के ऊपर ही ईरान के जो सदर है मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी तरफ से ये कहा गया कि तमाम जो मुजाहिरीन हैं हम उनके मुतालबात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो सही मानों में निकले हैं और हम ये अजाला करने के लिए तैयार हैं कि इन तमाम मुजाहिरीन और कारोबारी जो शख्सियात हैं हम उनके अकाउंट में माहाना $6 भी डालेंगे। अब ये जो $6 की बात है ये मजाक मेरे लिए हो सकता है या आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन ईरान की आवाम के लिए या ईरान की सोसाइटी को जो जानता है वो $6 की अहमियत को जानता है। उसकी वजह यह है कि ईरान का जो मौजूदा निज़ाम है, इस निज़ाम के तहत जो ईरान की आवाम है उन्हें पेट्रोल, उन्हें गैस, उन्हें बिजली के बिल्स हो गए, उन्हें आटा हो गया, पनीर हो गया, इस किस्म की जो एक रोज़मर्रा की अशिया है उनके ऊपर सब्सिडी हासिल होती है। और सब्सिडी भी कोई नॉर्मल सब्सिडी हासिल नहीं होती, नुमाया किस्म की सब्सिडी हासिल होती है जिनके ऊपर उनका खर्च ही नहीं आता। ये जो $6 ईरानी हुकूमत की तरफ से बात की गई कि हम मुजाहिरीन को देने के लिए, ईरान के अवाम को देने के लिए तैयार हैं, तो उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि $2 से $3 के अंदर ये तमाम जो खर्चे हैं ये कवर हो सकते हैं और फिर भी $2 से $3 हैं वो जो पीछे रह जाते हैं वो बच भी जाते हैं। तो इस किस्म का एक जो निज़ाम है वो ईरान ने बनाया हुआ है अपनी तमाम तर पाबंदियों के बावजूद भी। अब इसके अंदर जो एक बुनियादी जो फैक्टर था जिन्होंने इस एहतजाज को लीड किया वो थे कारोबारी शख्सियत, क्योंकि अब सवाल तो उठाएंगे ना कि जब $6 देने के ऊपर राज़ी हो गए तो फिर ये एहतजाज का जो सिलसिला है ये बंद क्यों नहीं हुआ। देखिए ईरान की जो कारोबारी शख्सियत है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए ईरान की करेंसी गिरने की वजह से, क्योंकि वो कारोबारी जो तबकात है, शख्सियात है, उन्होंने कोई आटा या मामूली चीज़ यानी कम तादाद के अंदर तो नहीं लेना होती। कारोबारी शख्सियात आपको पता है कि बल्क में काम करते हैं, उनके दीगर ममालिक के साथ भी प्रोडक्ट्स का यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आना, तो उन्हें डॉलर की एक ज़रूरत भी रहती है। और जब ईरान की करेंसी इस हद तक गिर गई तो ज़ाहिर है उनके कारोबार के ऊपर अच्छा खासा जो है वो इस असरात जो है वो हमें देखने को मिले। और ये वो वजह है कि हमने बहुत पहले जब ये वीडियो बनाए थे, जब ईरान के एहतजाज की सूरत हाल को कोई कवर भी नहीं कर रहा था, उस वक्त भी हमने ये आपको बताया था कि क्या इनकलाब मुखालिफ हो गए हैं। ये बात हमने क्यों कही थी? ये बात हमने इसलिए की थी कि ईरान के अंदर जो कारोबारी तबकात हैं, जो बाज़ारी एक पूरा सेक्टर है, ये तमाम का तमाम इनकलाबी समझा जाता है और निज़ाम से वफादार समझा जाता है। और जब ये बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलें तो तासुर ये दिया जाने लगा कि ये निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो बाहर निकला है। और हत्ता कि जो कारोबारी शख्सियात को इस एहतजाज को लीड कर रहा था उन शख्सियात की तरफ से भी ये कहा गया कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि हम निज़ाम के मुखालिफ हैं, हम निज़ाम के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि हम तो इंतज़ामी बहरान की वजह से निकले कि आखिर करेंसी इस हद तक क्यों गिरी है। जो हुकूमत बैठी हुई है, जो निज़ाम चला रही है, उसने इसे क्यों नहीं रोका और इस इंतज़ामी बहरान को कंट्रोल करने के लिए जो लाहेअमल था या जो रिफॉर्म्स करने थे वो क्यों नहीं किए। वो इस बात के ऊपर निकले थे, ना कि निज़ाम के मुखालिफ निकले थे। लेकिन इस एहतजाज की आड़ में कुछ ऐसे तबकात जैसे कि ईरान के हुकाम दावा करते हैं कि बैरूनी क़ुव्वतें शामिल होगी और वो अफराद शामिल हो गए जिनका कोई लेना देना ही नहीं था और उन्होंने आकर ईरान के अंदर एक हलचल मचाई, एक जो माहौल है वो कशीदगी वाला वो पैदा कर दिया। और तमाम मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया कि बसेस को जला दिया गया, अमलाक को जलाया गया और हत्ता कि मजहबी जो मकामात हैं उन्हें शहीद किया गया। अब ये जो बात आई ना कि मजहबी मकामात को क्यों शहीद किया गया ईरान जैसे मुल्क के अंदर रहकर, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जिस तबके की मैंने सबसे पहले निशानदेही आपके सामने की है कि जो गैर मजहबी है, जो लिबरल्स है, जो दीनी अक़दार को उस तरह से नहीं मानता जैसे कि एक मजहबी फ़र्द जो है वो मानता है, तो ये इक़दाम जो थी, ये जो तमाम तर चीज़ें थी, ये उनकी वजह से की गई थी। अब जिसका मैंने जिक्र, जो उन्वान है वीडियो का कि क्या ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और ईरान के साबिक सदर और कारोबारी जो शख्सियत हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, इनसे मुतल्लिक और इन जो तमाम रुदात मैंने आपके सामने रखी है, इसका क्या आपस में क्या कनेक्शन है। तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहले मैंने बात आपके सामने रखी कि ईरान के अंदर एक तबका है
جس کی سب سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر افراد جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ ہے نظام کا حامی، جس شکل میں ہے اس کا حامی۔ یہ جو اصلاح پسند ہیں یہ بھی اسی طبقے ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ جواد ظریف ہوں یا حسن روحانی ہوں، یہ بہت عرصے سے ایک پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم مغربی طاقتوں کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنا لیں، اور انہوں نے جب حسن روحانی ایران کے صدر تھے انہوں نے یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لی اور ایک ایگریمنٹ بھی موجود ہوا، ایک ایگریمنٹ بھی بن گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی آتے ہیں وہ یک طرفہ اس معاہدے سے نکل بھی جاتے ہیں، اور قدامت پسند طبقات کی طرف سے اصلاح پسندوں کے اوپر یہ تنقید بھی ہوئی ایران کے اندر کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ مغربی طاقتیں امریکہ ہو یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ معاہدے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، پھر اس کے وعدے کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، تو انہیں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن یہ اپنے اندر جو ایک ان کا نظریہ ہے یہ اس کے اوپر کاربند تھے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس حد تک بڑی حد تک یہ آگے چلے گئے۔ یہ دونوں شخصیات جواد ظریف ہوں اور حسن روحانی، ان سے متعلق ایران کے اندر یہ تاثر ہے کہ یہ ان کی خواہش ہے حسن روحانی کی کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر بن جائے، اور جواد ظریف جو ہے وہ صدر کی قیادت سنبھالے اور تمام جو مملکت کا نظام ہے وہ اس انداز میں چلائے، اور ہمارے رویے کے اندر جو اس نظام کے اندر جو ایک سختی ہے جس کے لیے مختلف ادارے بنائے ہوئے ہیں ولایت فقیہ کے تحت، ان تمام اداروں کو ختم کر دیا جائے، نظام کی شکل اسی طرح موجود رہے، کیونکہ یہ خود بھی مذہب سے وابستہ افراد ہی ہیں، اور اس نظام کے ماڈل کے اوپر جو سختی ہے اس سختی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ یہ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو ان کا جو ماڈل ہے، جو چیزیں ہیں، یہ وہ والا ماڈل ہے۔ اب اسی سے متعلق بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے اندر جو حالیہ احتجاج ہوئے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ جو نظام کی تبدیلی اس حوالے سے جو باتیں کی گئیں یہ اس کے اندر کسی حد تک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سرکاری سطح کے اوپر ایران نے اس کی تصدیق کر دی ہے، لیکن ایران کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے ایران کی ایک اور جو بڑی مشہور و معروف کاروباری شخصیت ہے جن کا نام ہے محمد سعدی، یہ ایران کے اندر بڑے ریسٹورنٹس ہیں، ان کی یہ پوری ایک چین چلاتے ہیں، انتہائی امیر ترین یہ شخصیت ہیں، ان کا نام بھی آ رہا ہے، اور ان سے متعلق تو بہرحال یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے تمام جو اثاثے ہیں، اکاؤنٹس ہیں، ان کو فریز کر دیا گیا ہے۔ اور حسن روحانی اور جواد ظریف سے متعلق دو طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، ایک یہ ہے کہ انہیں گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا ہے، اور ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ عراق میں چلے گئے ہیں، وہاں پر جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایران کے اندر کا جو سرکاری میڈیا ہے وہ اس خبر کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کر رہا۔ تو اس طرح کی جو تمام تر دعوے ہیں یہ آپ کو سوشل میڈیا یا اوپن انٹر سورس کے اوپر آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایران کی جو ریاست ہے انہوں نے بڑی سطح کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے کہ ان مظاہرین کے پیچھے کون تھا، انہیں وسائل کون دے رہا تھا، اور کس کس کا جو نظریہ تھا وہ کاربان تھا۔ یہ تمام تر وہ حقائق و چیزیں ہیں اور ایران کی ڈیموگرافی ہے جس سے متعلق میں نے آپ کو بتایا۔ اور آخر میں اس سوال کا جواب بھی میں چلتے چلتے دیتا چلوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ایک طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خیر ہے ایران کے لوگ باہر نکلے ہیں، اور ایران کے نظام کے اندر اگر تبدیلی آ جائے گی تو یہ عراق کی طرح ہوگی یا دیگر کسی ملک کی طرح ہوگی تو ایران ہی کی نا، اور جو آنے والا ہے وہ بھی کوئی شیعہ ہی ہوگا، تو اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو میں نے تقسیم آپ کو بتائی ہے کہ جو غیر مذہبی افراد ہیں ان کی تعداد بھی کوئی کم تو ہے نہیں ہے، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو تاثر پاکستان کے اندر کچھ طبقوں کا ہے یہ اس کی نفی ہے، کیونکہ دیکھیے اگر یہ موجودہ نظام ایران کے اندر تبدیل ہو گیا تو ایسا تو ہے نہیں ہے کہ یہ جو افراد ہیں یا جو حسن روحانی یا جو جواد ظریف حتیٰ کہ جو اصلاح پسند ہیں ان کی بھی حکومت بنے، ایسا کوئی چانس اب کی بات جو ہے وہ عالمی طاقتیں لیں گی نہیں کہ کوئی مذہبی جو فرد ہے وہ ایران کی جو باغ دوڑ ہے وہ سنبھالے۔ تو جس قسم کی حکومت ایران میں ممکنہ طور کے پر آ سکتی ہے وہ انتہائی مغرب نواز بھی آ سکتی ہے، وہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات والی آ سکتی ہے، اور سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کے اسرائیل کے ساتھ بھی مثالی تعلقات ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ جو عالمی ادارے ہیں IMF اور دیگر ہوں وہ بھی ایران کے اندر آئیں گے، اور جس قسم کی سبسڈی ایران کے موجودہ نظام نے عوام کو اپنے دے رکھی ہوئی ہے پھر ان کا تو تمام تر خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس نظام کے اندر ان تمام چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ خود پاکستان کے اگزامپل لے لیں، جب پاکستان کسی چیز کے اوپر سبسڈی دیتا ہے تو ہمیں IMF سے پوچھنا پڑتا ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، اگر یہ تاثر ہے کہ ایران کے اندر نظام تبدیل ہوگا تو موجودہ ہی کسی نظام کی شکل آ جائے گی، یہ حقیقت کے اوپر مبنی تجزیہ نہیں ہے۔ باہر یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں، اور اس کے اندر ایک تجزیاتی اور مشاہدے کی بنیاد کے اوپر چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ممکن آپ اس سے اتفاق کریں، ممکن آپ اس سے اختلاف کریں، جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی